हाँ, लगाना चाहो तो लगा सकते हो। हाँ, गिज्जू भाई से संबंधित जो भी जानकारी अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, उनमें से जो उनके पूर्व के थे, जिनसे उनको प्रेरणा स्रोत, उनको प्रेरणा मिली थी, उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उनके बहुत सारी बुक्स का अध्ययन इन्होंने किया था गिज्जू भाई ने, जिनसे वहाँ से उनको प्रेरणा मिली और अपने विभिन्न प्रकार के दर्शनों को अपने अनुभवों के द्वारा इसको इंक्लूड किया, अपने बाल मंदिर में इसको प्रयोग किया। तो अंततः हम एक इनका मूल्यांकन के तौर पर, इनके उपसंहार के तौर पर देख सकते हैं इनके कुछ विचारों को। जैसे विशेषता इनकी हम देख सकते हैं, क्या कह सकते हैं, गिज्जू भाई के जीवन दर्शन की महत्ता को हम कहीं अपने दृष्टिपंथ से परे ना कर दें, मीन्स उनके विचारों को खो ना बैठे। जैसे गिज्जू भाई का आप लोग जानते हो कि बहुत सी बुक्स में इसका वर्णन बहुत कम ही मिलता है। आप जो एबेट की बुक्स में देखेंगे कम से कम वर्णन ही मिलता है। इसलिए जैसे देखते हो इनका महत्व बहुत ही अधिक है। बालकों के लिए इनका महत्व बहुत ही अधिक है। लेकिन इनका जो जीवन दर्शन है, हम कहीं ना कहीं इनको एक अलग प्रकार से देखते हैं, अलग इनका अध्ययन इतना अधिक नहीं कर पाते। लेकिन जो ये गिज्जू भाई का जीवन दर्शन है, इनकी महत्ता, उनके विचार खो ना बैठे, इसलिए इन सबको हमें आगे लाना चाहिए। गिज्जू भाई की जो शिक्षा की उपाधियां हैं, वो विकट उपाधियां लेकर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण नहीं किया था। बहुत सी उपाधियां लेकर के उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना इंक्लूड नहीं किया था। ना ही वो केवल क्या किया थे, वकालत करते करते किसी एक आंतरिक मनोव्यथा की वजह से ही वे इस दिशा में प्रवृत्त हुए थे। विदेशों में भी गिज्जू भाई विशेषता घूमे नहीं थे, उन्होंने विदेशों में भी भ्रमण नहीं किया था। पश्चिमी देशों के जो संस्थाएं, जैसे स्वामी विवेकानंद विदेशों में, रविन्द्रनाथ टैगोर विदेशों में काफ़ी भ्रमण किए थे, वहाँ के शिक्षा संस्थाओं को भी देखा था। लेकिन जो गिज्जू भाई थे, ना विदेशों में भ्रमण किए थे और ना ही पश्चिमी देशों की जो शिक्षण संस्थाएं थी उनका अवलोकन किया था। उनका जो दर्शन स्थापित हुआ था वो किस प्रकार से स्थापित हुआ था, वो उनको, गिज्जू भाई को बालकों के प्रति अधिक लगाव था और बालक की भक्तिवश उनकी अच्छी शिक्षा के इरादे से उन्होंने शिक्षा की कुछ पुस्तकें अवश्य पढ़ी थी। मीन्स बालकों के प्रति बहुत अधिक उनका लगाव था। ये हम कह सकते हैं कि बालक भक्ति उनकी अधिक थी और उसी भक्तिवश उन्होंने शिक्षा के इरादे से उन्होंने बहुत सी पुस्तकों का अध्ययन किया। जैसे आपके मारिया मॉन्टेसरी, जो उनके प्रेरणा स्रोत, सबसे अधिक प्रेरणा स्रोत के रूप में स्थापित हुए थे, उनका अध्ययन किया। अध्ययन करने का अर्थ क्या हुआ, वो अपनी बाल शिक्षण पद्धति को वो अध्ययन इसलिए करते थे कि अपनी बाल शिक्षण पद्धति को उत्तम, सरस व कल्याणकारी बना सके, जो बालकों के लिए उत्तम हो, सरस हो और बालकों के लिए हमेशा कल्याणकारी रहे। और अपने दैनिक अनुभवों, मीन्स वो पढ़ते तो थे लेकिन उनमें अपने दैनिक अनुभवों और उनसे प्राप्त निष्कर्षों की जो भी गिज्जू भाई ने उन शैक्षिक पुस्तकों से तुलना की। मीन्स जो भी पुस्तकों में उनका वर्णन लिखा होता था और उसके बाद में गिज्जू भाई वो दैनिक अनुभव करते थे और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते थे और फिर उसका कंपैरेटिव करते थे। और इस प्रकार से उन्होंने अनेक वर्षों की कठिन साधना के उपरांत उन्होंने अपनी एक नई फिलॉसफी विकसित की थी। मीन्स उनकी फिलॉसफी में उनके स्वानुभव का स्वर झंकृत होता है। मीन्स वो उनका अनुभव ही है, वो कोई दिवा स्वप्न की तरीके से उन्होंने अपनी फिलॉसफी को नहीं उसको विकसित किया है, बल्कि उनका स्वानुभव भी उसमें पूर्णतः झंकृत किया गया है। उसे दिवा स्वप्न नहीं कहा जा सकता। वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, संजय ने आपको बताया था, दिवा स्वप्न नाम की उनकी एक पुस्तक भी थी। वो उनकी एक शैक्षिक प्रयोगों के आधार पर उन्होंने इस पठनीय पुस्तक का लिखा था।
गिज्जू भाई की जो फिलॉसफी है व्यवहार में ढली और आज भी व्यवहार में लाने योग्य है, पथ प्रदर्शक के रूप में है। उनकी दृष्टि से क्षितिज पार तक मीन्स जो गिज्जू भाई की फिलॉसफी है वो भारत में ही नहीं विदेशों में इसकी चर्चा या इसकी क्रांति प्रस्फुटित होती है। मीन्स इसकी क्रांति धर्मिता विचारों की जो क्रांति धर्मिता है आज भी कह सकते हैं कम नहीं हुई है। भारत में ही नहीं विदेशों में भी इसकी क्षितिज पसरी पड़ी है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जीवन कैसा होना चाहिए, इनका स्पष्ट दर्शन उन्हें हुआ था। इसलिए जीवन निर्माण की शिक्षा की उनकी रूपरेखा स्पष्ट है, उज्जवल और सर्वांग सुंदर है। गिज्जू भाई के समक्ष श्रद्धापूर्वक हमारा मस्तक नत हो जाता है कि उनकी मृत्यु के लगभग 81-82 वर्षों के बाद भी हम उन विचारों का महत्व है वो घटा नहीं है। उन विचारों की महत्ता आज भी है। हम भी अभी भी देख सकते हैं, जैसे उन्होंने जो बालकों के प्रति स्व अनुशासन, अभिव्यक्ति, बाल अभिव्यक्ति और भी इंद्रिय प्रशिक्षण, इन सब चीज़ों के विचार हम कह सकते हैं बालकों के लिए बहुत आवश्यक है और उसी से वो अपना विकास एक अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। और है कि जो जो कह सकते हैं कि वर्ष बीत रहे हैं त्यों तो उनके विचारों को व्यवहार में डालने की अधिक आवश्यकता प्रतीत होती है। ये इनके विचार है, इनका मूल्यांकन कह सकते हैं ये गिज्जू भाई का था। अब गिज्जू भाई किसे संबंधित ऐसे बहुत से विद्वान हैं, बहुत से शिक्षाविदी हैं, ऐसे बहुत से दर्शन शास्त्री हैं जिन्होंने इनके बारे में महत्वपूर्ण विचार दिए। मीन्स इनको श्रद्धांजलियाँ अर्पित की, जिनमें से आप लोगों को संजय ने गिज्जू भाई जो श्रद्धांजलियाँ अर्पित की थी, मीन्स कह सकते हैं उनके बारे में विचार जो व्यक्त किए थे, जिनमें से महात्मा गांधी ने क्या विचार व्यक्त किए थे वो आप लोगों को संजय ने बताया था। और सुप्रसिद्ध काका कालेलकर जिनके भी विचार आप लोगों को संजय ने बताया था। और भी जिनमें से बहुत से ऐसे हैं शिक्षाविदी हैं जिनके विचार गिज्जू भाई से संबंधित हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। गिज्जू भाई की मृत्यु के पश्चात कह सकते हैं उसके बाद में जो बम्बई राज्य है वहाँ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे माननीय बाला साहब खेर, उन्होंने भी गिज्जू भाई से संबंधित उनके साथ में एक भाषण प्रसारित किया था। उसके बाद और भी कई शिक्षाविद थे, उनके साथी थे गिज्जू भाई के साथ में जो काम करते थे, जैसे नानाभाई भट्ट, ताराबेन मोडक और किशोर लाल मसरूवाला, जुगत राम दुबे, हर भाई त्रिवेदी, ऐसे बहुत से शिक्षाविदी थे जिन्होंने इनके बारे में श्रद्धांजलियाँ अर्पित की। और उनमें से एक जो श्रद्धांजलि कह सकते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो थी श्रद्धांजलि मारिया मांटेसरी की। मारिया मांटेसरी जैसे उन्हीं के गिज्जू भाई के ही समकालीन थे। गिज्जू भाई का जन्म और मृत्यु का जो समय था मारिया मांटेसरी उनसे पहले ही जन्म हुई थी और गिज्जू भाई के मृत्यु के पश्चात ही उसके 13-14 वर्षों के बाद ही मारिया मांटेसरी की मृत्यु हुई थी। तो उन्होंने भी गिज्जू भाई से संबंधित कुछ विचार दिए थे। आप लोग जानते हो मारिया मांटेसरी एक इटली की चिकित्सक और शिक्षा शास्त्री थी और गिज्जू भाई इनसे बहुत अधिक प्रभावित थे। तो मारिया मांटेसरी ने इनके बारे में विचार लिखे थे। क्या लिखे थे गिज्जू भाई से संबंधित, या हम कह सकते हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इंग्लिश में उनका विचार था, बाद में इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में भी मैं आपको इसकी व्याख्या बताऊंगा। पहले इंग्लिश का जो विचार है वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि आई नेवर न्यू हिम, आई विश आई हैड, फॉर ही वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ द चाइल्ड, नो ऑब्स्टिकल स्टॉप्ड हिम हिज endeavor to bring them freedom and happiness. I admire all those who strive for the child along my lives, and if one has done so to the detriment of his interest, to the sacrifice of his life, the one is worthy of being remembered
मे ही लिव लॉन्ग इन द हार्ट्स ऑफ द सोल्जर्स ऑफ चाइल्ड। उन्होंने मारिया मॉन्टेसरी ने बच्चों को सोल्जर्स ऑफ चाइल्ड कहा था। तो इसका हिंदी में व्याख्या ऐसा इस प्रकार से होगा। उन्होंने कहा था, आई नेवर न्यू हिम, मेरी उनसे जान पहचान नहीं थी। मीन्स गिज्जू भाई के बारे में बोल रही है कि मेरी उनसे जान पहचान नहीं थी। और कहती हैं कि हुई होती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि वे बाल प्रेमी थे। मीन्स लवर ऑफ द चाइल्ड। बालकों को स्वतंत्रता और सुख मिले, इसके लिए कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकी। अपनी ओर से बालकों के लिए प्रयत्न करने वाले सभी लोगों की मैं प्रशंसक हूँ। मीन्स गिज्जू भाई के बारे में कह रही हैं और उसके बाद में अन्य लोगों के बारे में भी कह रही हैं कि जो भी बालकों के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनके अच्छे फ्यूचर का प्रयत्न कर रहे हैं, उन सब की मैं बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। और कहती हैं कि उन्होंने, गिज्जू भाई के बारे में कहते हैं, उन्होंने अपने निजी स्वार्थ को त्याग कर अपने प्राणों को न्यौछावर करने का जो प्रयत्न किया है वह तो सदैव चिर स्मरणीय रहेगा। बालकों की हित की भावना जिन लोगों के भी हृदय में है, उन सभी हृदयों में उनका चिरजीवी स्थान रहे। ये विचार मारिया मॉन्टेसरी के थे, गिज्जू भाई से संबंधित। इस उन्होंने भी काफ़ी प्रभावित हुई थी गिज्जू भाई के इन विचारों से। गिज्जू भाई के जो बालकों के प्रति समर्पण भाव था, भक्ति भाव था, उनसे काफ़ी अधिक प्रभावित मारिया मॉन्टेसरी भी हुई थी। ना कि गिज्जू भाई तो प्रभावित थे ही, मारिया मॉन्टेसरी थे, मारिया मॉन्टेसरी भी प्रभावित हुई थी। ठीक है, तो फिर ये आप लोगों का गिज्जू भाई से संबंधित जो भी टॉपिक था वो आप लोग समाप्त होता है। अब इसके बाद में आप लोगों को जो भी प्रश्न हो संजय से पूछ सकते हो, या कुछ भी कन्फ्यूजन हो वो आप बात कर सकते हो। और फीडबैक भी यदि अगर देना हो वो भी बता दीजिए आप लोग। ठीक है, ओके, आप लोग बोलिए अब। और कुछ किसको अगर बोलना है इनके बारे में, गिज्जू भाई से संबंधित कोई विचार देना हो, वो भी आप लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। सर जैसे मारिया मॉन्टेसरी से ये प्रभावित थे, तो सर इनकी किताबें तो पढ़ते ही होंगे, समकक्ष थे, तो सर न्यूज़पेपर में भी उनकी कृतियाँ या उनके बारे में निकलता होगा, तभी तो ये लोग ज़्यादा एक दूसरे से प्रभावित हुए। हाँ हाँ, वही होता है कि जैसे इनकी प्रकाशित पुस्तकें हुई थी, और वो पुस्तकें हम कह सकते हैं उस समय भारत स्वतंत्र हुआ नहीं था, फिर भी ये इटली का था, जब ब्रिटेन था, ये सब पुस्तकें पत्र पत्रिकाएं उस समय दौर चल गया था कि पत्र पत्रिकाओं का तो प्रकाशित होना शुरू हुई थी। हिंदी की पत्रिका थी और भी बहुत सी ऐसी पत्रिकाएं थी जिनसे कह सकते हैं एक दूसरे आपस में बुक्स को इन सबसे जानकारी मिलती रहती थी, और पुस्तकें भी मिल जाती थी जिससे उसी वो उसको भी पढ़ लेते थे। जैसे स्वामी विवेकानंद के भी बहुत सी पुस्तकें हुई है, और रविन्द्रनाथ टैगोर की जैसे गीतांजलि, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर को। सर जैसे आपने कहा था कि जब किसी बुक का रिव्यू करिएगा तो ओरिजिनल होनी चाहिए, लेकिन सर ओरिजिनल गीतांजलि तो बांग्ला में लिखी हुई है, तो लेकिन हम लोग तो अगर गीतांजलि का अध्ययन करेंगे तो हिंदी में, इसका मतलब सर अगर ट्रांसलेटेड है तब भी हम अध्ययन कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, अध्ययन कर सकते हैं। अनुवादक जो होगा उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। ओरिजिनल जैसे वो बांग्ला में होगी तो बांग्ला भाषा का आप नहीं जानकार होगा तो उसका अनुवादक होगा, उसका आप अध्ययन कर सकते हो। तो सर वही जो हम कह रहे थे कि हमने हर्बर्ट स्पेंसर की जो किताब अनुवादक जो किए हैं उनका अध्ययन किया है, तो सर वो भी तो मान्य होगी। हाँ, अनुवादक अगर है कोई दूसरी भाषा में तो आप उसका कर सकते हो। अगर ओरिजिनल करना चाहो, ओरिजिनल लैंग्वेज आपको आती है, लैंग्वेज समझ में आ रही है, तो आप उसको करो तो और भी बेहतर है। नहीं अगर आ रही तो आप अनुवादक का भी कर सकते हो। जैसे बहुत सी ऐसी पुस्तकें हैं स्वामी विवेकानंद की जो उनकी पुस्तकें नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। जैसे आपके हिंदी में साहित्य में जाएंगे तो कबीरदास की पुस्तकें उन्होंने नहीं की, अब अध्ययन करना है तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरों लोगों ने उसको प्रकाशित किए हैं, तो उनका भी अध्ययन आप कर सकते हो। ठीक है,
हाँ, और कुछ किसी को कुछ बताना या पूछना हो गिज्जू भाई से संबंधित प्रश्न हो? सर गिज्जू भाई का विवाह हुआ था कि नहीं? संजय? ये तो बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। सर ये क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं है सर, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो बच्चों के प्रति प्रेमी थे। इस तरह से प्रेम की भावना उठना, तो ये सर मैं तार्किक रूप से सोचना चाहती थी सर, ये हंसी मजाक का मुद्दा नहीं है। संजय, आप स्क्रीन हटा दीजिए और आप ऑन कीजिए माइक अपना। क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा तो आप भी बता सकते हैं। हाँ, और कोई प्रश्न है या फीडबैक भी देना हो तो वो भी बता सकते हो, नहीं तो सर अभी। जैसे आपने बताया था कि मारिया मॉन्टेसरी अविवाहित थी लेकिन उनको माताओं जी आते जी हम्म, ये जी सर, तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं पूछना चाहती हूँ एक कि एक एक क्वेश्चन का समाधान आप किया जाए। हाँ मैं उसी क्वेश्चन के संदर्भ में ही बोल रही हूँ कि ये हंसी मजाक का तथ्य नहीं है। नहीं नहीं पहले एक आपने बोला था कि साइड शेयर होने के बाद नियंत्रित काम में थे, हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, सिर्फ सुन लेते। ये क्वेश्चन आप था कि जो भाई ने क्या इन्होंने मरियम मॉन्टेसरी के बारे में जाना होगा, ये आपने प्रश्न किया था। तो बेसिकली मैं आपको अवगत करना चाहूंगा जिस वो क्षेत्र प्रश्न में हाँ, वो प्रश्न मेरा नहीं था, मेरा नहीं सिर्फ एक ये था कि क्या इसी तरह जानना होगा, तो वो सर ने उत्तर दे दिया है। नहीं अब नहीं, मुझे फिर दूसरे से प्रश्न। नहीं, फिर से आप बता दीजिए संजय को। कोई किसी के पास अगर विचार है तो उसको व्यक्त करने दीजिए, अभिव्यक्ति का पूरा मौका मिलेगा। ओके सर। हाँ, बताइए संजय। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, जब हम किसी क्षेत्र में डेडिकेटेड होते हैं, पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं। इसी तरीके जैसे गिज्जू भाई ने इन्हों निहाल मनोहार बालक थे, उनका बीड़ा उन्होंने उठाया, उनका सम्यक और सर्वश्रेष्ठ विकास की बात का उन्होंने जिम्मा उठाया। वकालत के इतिहास के बारे में उन्होंने जो जानने की कोशिश की, इनके इतिहास की पृष्ठभूमि क्या हो सकती है और इस क्षेत्र में कितना होगा, उसी तरीके से इसी संदर्भ में आप इसको समझ सकते हैं। जिस प्रकार से हम किसी विशेष क्षेत्र में रिसर्च करना होता है, रिसर्च के पहले उसको टेम्परेचर हम करते हैं, उसका एक अध्ययन करके इसमें कितना काम हो चुका है। तो उसके संदर्भ में जितने भी वेस्टर्न फिलासफर थे, जितने भी वेस्टर्न शिक्षा शास्त्री थे, उनका इन्होंने गहन अध्ययन किया था। उनके विचारों से स्रोत हुए थे, उनको समझा, क्योंकि परिस्थितियां तो वहाँ की दूसरी थी, यहाँ कुछ दूसरी थी। तो संजय उन्होंने सर, आपकी देखे। आवाज़ बहुत खरखराहट हो रही है आपकी आवाज़ में। सर लेकिन समझ में आ गया, थैंक यू सर। ओके ओके। और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपके? दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि शादी थी कि नहीं। तो देखिए दो दो शादियां किए थे वो, तो इससे एकदम दुविधा दूर कर दीजिए। और कोई क्वेश्चन? सर उनके बच्चे कितने थे? अब ये इसका अगर बायोग्राफी किया जाएगा तब पता चलेगा बच्चे के। सर मैं इसलिए पूछ रही थी कि मतलब जैसे एक होता है कि व्यक्ति कहता है कि तुम माँ बनी नहीं हो तो तुम क्या जानो, लेकिन मारिया मॉन्टेसरी को माताओं की माँ कहा जाता है। उसी तरह अगर एक होता है ना कि थोड़ा दूसरा देखने का परिप्रेक्ष्य बदल जाता है, मैं इस कारण से पूछ रही हूँ। जी जी, देखिए कई बार होता है ना कि अगर मान लीजिए एक समझने की कोशिश करिएगा कि इलाहाबाद में या फिर किसी शहर आप देख लीजिए, अच्छी अच्छी कोचिंग है, वहाँ पढ़ाने वाले बहुत अच्छे योग्य व्यक्ति हैं, ठीक है। क्या होता है वहाँ पर पढ़ने वाले व्यक्ति IAS PCS एयरलाइन सब्जेक्ट के टीचर बनते हैं, लेकिन उन्हें जैसे पढ़ाने वाले विद्यालय से जो पढ़ के आते हैं वो वहाँ कोचिंग करते हैं। तो जब आप रीजन करोगे, जो कोचिंग वाला व्यक्ति वो भी देखोगे आप नौकरी नहीं पाएगा, लेकिन नौकरी पाता नहीं या फिर वहाँ उस क्षेत्र में जाता नहीं, लेकिन फिर भी जो उसका प्रयास होता है उस क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय होता है। बहुत बेहतर समझता है कि बच्चों को क्या जरूरत है या कुछ जिस क्षेत्र में करना चाहता है वो तैयारी कैसी होनी चाहिए, पूरे कितना भयानक कमांड होगी आप देख पाए होंगे। उसके अपेक्षा जो इंटर कॉलेज में गवर्नमेंट टीचर हो चुका होता तो उसी तरीके से इसको आप समझिए, जरूरी नहीं है कि वो उनके बच्चे थे या नहीं थे, लेकिन उन्होंने पूरा एकदम डेडिकेट हो गए थे, जानने के लिए कोशिश की थी, पहचानने के लिए, समझने के लिए सारी चीजें उन्होंने जब कार्य किया तब उसके वास्तविकता स्वरूप हुए थे वो।
सर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि वो थे नहीं, मेरा क्वेश्चन हाँ। ये था कि मैं साइकोलॉजिकली पूछना चाहती थी कि हम्म। जैसे मारिया मांटेसरी ने बिना माँ होते हुए भी एक माँ से भी लाख गुना अच्छा काम किया, क्या ये वाले गिज्जू भाई महोदय भी ऐसे ही थे? मेरा एक मतलब आप मेरा एक दूसरी तरह का विचार है, एक साइकोलॉजी उनकी मनोभावना कहाँ से शुरू हुई, किस तरह से शुरू हुई, जैसे हुई, उसमें एक ये भी पॉइंट बनता है जैसे कि अगर आप हाँ। जैसे प्रेम कर रहे हैं जैसे हम्म। मैं खुद बता दूं, मेरे खुद के बच्चे नहीं है लेकिन चूंकि मैं बच्चों के संपर्क में हूँ तो मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। क्या तो कैसे आपके पास जन्म हुआ, कैसे आपके दिमाग में कैसे ये चीज थी? हाँ कैसे मेरे आप? दिमाग में, हाँ सुनिए, मेरे हाँ। दिमाग में इसलिए जन्म हुआ क्योंकि मेरे हाँ। परिवार में बच्चे हैं और उनका पालन करने के लिए उनके ना मेरी दीदी भी जॉब में है, भाई जीजा भी जॉब में है, तो हाँ। पूरा सब उसी को करना पड़ा। तो होता नहीं है कि एक पूरा सब कुछ देखना और उसमें मैंने आनंद के साथ साथ अट्रैक्शन उनका जो था वो पूरा प्राप्त किया, इसलिए मैं उनके बारे में जानना चाहती थी। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही आप समझे बिताई भी ऐसे थे, उनको भी जीवन वृत्तांत कुछ ऐसा ही था। वो भी उनका जीवन जो इतिहास था इस तरीके से तो एकदम सेम था। जब वो देखे कि जब वो कानूनी वकालत का बेड़ा उठाए थे तो उस समय उनके सामने ऐसी बहुत ज्यादा चुनौतियां आ रही थी, खासकर जो फैमिली कोर्ट हमारा होता है, जो फैमिली से रिलेटेड जो उसके पास केसेस आ रहे थे, तो इस तरीके से सिचुएशन उनके क्रिएट हो रही आ रहे थे कि यार वास्तविक समस्या तो समाज की क्या है। तभी उनका दिमाग कन्वर्ट हुआ कि हाँ वास्तविकता क्या है, पहले गवर्नेबल को जानकारी लें। तब वो उद्देश्य तो उनका कुछ और था, लेकिन जब देखा तो समस्याएं कुछ और है। लेकिन उनको लग रहा था मेरी जो कैपेबल है, जो क्षमता मेरे अंदर एफिशिएंसी है, मैं उसको चिन्ह कर सकता हूँ, इसको भी सुधार कर सकता हूँ। तो वो ज्यादा है उनके पास भी वहीं से जागृत हुई है। ओके क्योंकि सर, जब थैंक यू सर। जब तक कहीं ना कहीं सिचुएशन को वास्तविक दिखाएगी ना देखिए, और जो हमारे अटैचमेंट हो जाएगी, तभी व्यक्ति कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए डेडिकेटेड हो पाएगा। अदरवाइज जो चीजें अगर बीड़ा उठाएगा तो ऐसे महान शख्सियत जो कि बताइए नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल के उनके ठीक किए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही भावनात्मक तरीके से वो डेडिकेटेड थे अपने भी उस क्षेत्र में। और उस क्षेत्र में तभी डेडिकेटेड हो सकते थे जब वो समर्पित अच्छे तरीके से समझे होंगे, अच्छे तरीके से उसको थैंक जानने यू की सर, प्रयास किए होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके। हाँ, सर। ऐसे हम यस सर। हाँ, ऐसे भी हम चलिए सर। यस सर। हमारा एक ये कंफ्यूजन है कि फ्रॉवेल, माया मॉन्टेसरी और गीजू भाई बधेका, इन तीनों का जो विचार था, मतलब मैंने तीनों को पढ़ा तो मुझे लगा तीनों ने एक ही बात कहा है। क्या मतलब वो काफी तक सिमिलरिटी है कि डिसिमिलरिटी भी है इसमें? नहीं, अगर आप फ्लोबेल की बात करेंगे, मारिया मॉन्टेसरी की बात करेंगे और गिब्बन के संदर्भ में बात करेंगे, तो बेसिकली आप देखोगे एक कंक्लूजन जब आप निकालोगे कि निहित रूप से जब हम देखने का प्रयास करते हैं तो ये सामने आता है कि कहीं न कहीं तीनों लोगों का उद्देश्य एक ही था, लेकिन जहाँ भी एलिमेंटल साइड का परिस्थितियां विपरीत है सबकी, लेकिन जिम्मेदारी एक ही काम की उठाई थी कि नौनिहाल एक उज्जवल भविष्य की ओर उनका एक उचित प्रबंधन करती है, उनके उचित वातावरण को माहौल क्रिएट करी, जो इनके वास्तविक स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं, जो उनकी वास्तविक अभिव्यक्ति है, उसको कैसे आमूल परिवर्तन करके एक अच्छा मंच प्रोवाइड कराया जाए। तीनों एक ही था लेकिन उस परिस्थिति से विपरीत थी, क्योंकि वो एक लोग नहीं कर पा रहे थे। हॉस्पिटल से उठी मारियो मॉन्टेसरी हॉस्पिटलाइज लीजिए पेशेंट, तो उन्होंने एक आप किया कि वास्तविक समस्या का वहाँ से उनके दिमाग में ऐसी चीजें जागृत हुई है। फ्रोवेल जी थे फील्ड में ऑब्जर्वेशन करके चिन्हित कर सकते थे, उसी तरीके से किए, लेकिन कहीं ना कहीं उद्देश्य तीनों लोगों का एक ही था। अब आप किस रेफरेंस में देखना चाहते हैं? अगर भारत के रेफरेंस में देखेंगे, अगर आपको ऐसे कुछ जानने का कभी कोशिश है या फिर देखने की जरूरत पड़े कि अगर फिर पूछता है कि आप कह लीजिए किंडर गार्डन बाल मान बनविहार या बाल केंद्रीय शिक्षा का सर्वप्रथम बीड़ा उठाने का या प्रणेता कहने के बाद के संदर्भ में आएगा, सबसे पहले अगर वहाँ पे फ्रॉवेल और भाई दोनों के भारत के रेफरेंस पूछा जाएगा तो प्रथम वही आपको फ्रॉवेल ही होंगे। अगर वो नहीं रहेंगे तो उसके गिजू भी रहेंगे, क्योंकि ब्लैंक वर्ग जो 1837 में जो स्थापना उन्होंने की है उसकी उपज ओरिजिन करने वाले फ्रॉवेल ही थे। तो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब लिखने जाऊंगा, तीनों का विचार एक जैसा है, तो मान लीजिए कि
को विश्लेषित करते समय मतलब कि उनका भी बात कि जियो और जीने दो या फिर बालोद्धान को प्रमुखता दो, ऐसे शब्द तो सब्जेक्टिव लिखते समय तो सब एक ही टाइप का मन आएगा कि हाँ बच्चों को बिल रीत सिखाओ, तो सबको लिख सकते हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक्सपेरिमेंट उनका क्या था, इनकी बात कर रहे थे। अगर आपका क्वेश्चन यही है कि बाल केंद्रीय शिक्षा को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे बढ़ाया दिया जाए, या उसकी कैसे विशेषताएं क्या है, उसकी क्या जी सर। गुण है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं तो बेसिकली क्या होगा, तो आप समग्र रूप एक स्वरूप प्रदान करेंगे ना, किसी एक विशेष के रूप से थोड़ी केंद्रित करके पूछ सकते कि नहीं आप गिजू भाई के आधार पे बताइए, आप फ्रोम के आधार पे बताइए, आप पिस्टल के आधार पे बताइए, आप जानला के बताइए, आपसे ये चीज थोड़ी चिन्हित की गई। अब वो आपसे अंडरस्टैंडिंग जानना चाहते हैं कि आपके अंदर इतना पढ़ने के बाद कैसी आपकी विकसित हुई है। एक बच्चे को, छोटे से नवनीत बालक को आपके स्वरूप देखना चाहते हैं, वो चीज आपसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप सबका तो समग्र सभी का विचार आप एक समन्वित रखते हैं, इसमें कोई नो डाउट। यस सर, थैंक यू सर, आपने काफी अच्छा पढ़ाया है और हमें थैंक यू सर। और किसी को कुछ बोलना है? बोलिए। हाँ बताइएगा जल्दी से। अब मोटा अगर कैलकुलेट देखा जाए, पूरा अगर निष्कर्ष कर लीजिए या फिर मूल्यांकन देखा जाए, तो गिज्जू भाई का पूरा निष्कर्ष तो यही कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी जो दीवा स्वप्न रूपी रचना थी, वो जो एक कल्पना आधारित थी, अब उस कल्पना के आधार पर वो देखना चाहते थे कि एक विद्यालय का स्वरूप कैसा हो और उस विद्यालय का स्वरूप आगे बढ़ाने वाले लोग कैसे हों, वहाँ जो भी अध्यापक हों, उस पर जो नियोजित हो जाए शिक्षण दिया कैसे हो, पाठ्यक्रम कैसे हो, अगर उसका भी आज के वर्तमान के परिदृश्य में अगर हम देखते हैं, उसका कुछ भी अंश अगर हमारे वर्तमान के अध्यापकों के मन मस्तिष्क में अगर वो ज्यादा से जगह बना पाती है, तो गिज्जू भाई का तो जीवन स्वप्न था वास्तविक रूप से बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा और एक गौरवपूर्ण क्रांति आएगी इस बाल केंद्रीय शिक्षा के लिए। तो इस तरीके से समझा जाता है, उनको स्वर्ग में भी शांति का अनुभव होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर आजकल तो बच्चे सबसे पहले एंड्रॉयड फोन मांगते हैं, तो उनको दे दिया जाए। आजकल के बच्चे सबसे पहले एंड्रॉयड फोन मांगते हैं। देने वाले कौन है? हम है ना। तो सर वही तो बता रहे हैं कि आजकल हम क्या गिज्जू भाई पूरी स्वतंत्रता दे दी जाए। हाँ तो ठीक है, आप थोड़ा सा एक पॉइंट पूछिए और गिज्जू भाई से समर्पित होइए और फिर आप क्वेश्चन के उत्तर सुनिए, बहुत हो जाएगा। आप देखिए, आपने कहा कि बच्चे मोबाइल दे दिया जाए, ठीक है, तो गिज्जू भाई क्या कहते थे? बच्चे प्रश्न पूछे उनको जवाब दे दी जाए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। बच्चे प्रश्न पूछें और साथ ही साथ अपनी अभिव्यक्ति करें, उसके लिए हमको उचित वातावरण तैयार करना है। वो माता पिता, अभिभावक और अध्यापक के संगे ऐसे नहीं देते थे, वो कहते कि आप फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो। अगर एक जिस तरीके से में कहते हैं कि एक अध्यापक हैं, तो आप चौराहे पे फुल्की या चाट अगर खाते हैं, तो वहाँ भी आपका दायित्व बनता है कि जो आपके क्वालिटीज होनी चाहिए, जो आपके इथिक्स होने चाहिए, वो वहाँ झलकनी चाहिए। तो गिज्जू भाई ये कहते थे कि बालक का जहाँ पे जिस परिवेश में है, आप किस तरीके से उचित वातावरण क्रिएट करिए, जो स्वाभाविक चीजें हैं उसमें उसका इंटरेस्ट जा सके। अगर वो चीजें हम करेंगे तो जाहिर सी बात को मांगेंगे। तो सर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति कैसे काम करे? जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि बोथ पर्सन और मतलब जॉब कर रहे हैं, अगर वो दोनों जॉब कर रहे हैं, और अगर ऐसा जॉब भी है कि उनको कंप्यूटर पे ही काम करना है, तो फिर कैसे प्रभावित करें कि ये बहुत बड़ी समस्या है। तो समस्याएं तो समस्या नहीं है, ये चुनौती है। इस चुनौती से निपटना
इन दोनों तर होती है। क्योंकि हमको चुनौती है कि समाज को सब बराबर रखना है। बराबर रखने के लिए क्या करना है कि पति दोनों को जागरूक करना है, क्योंकि समाज के साथ हमको चलना है। जब समाज के साथ चलना है, के साथ एक और चुनौती आ रही है, उसका भी उचित समाधान करने का दायित्व बनता है। वो तो समस्या उनकी नहीं है, समस्या हमारी है। क्योंकि अब समाधान क्या होगा? समाधान क्या है कि सबको अपनी जो नीड्स होती है ना, उसको एक सीमा के अंदर रख करिए, या फिर एक समाज ऐसे सत्तामूलक समाज की कल्पना करिए। क्योंकि हर व्यक्ति की एक आवश्यकता, एक लिमिटेशन होती है, एक सीमांकन होना चाहिए। यही चीजें तो सबसे समस्याएं हैं कि जब तक उसको एक सीमा के अंदर नहीं बांध पाओगे, एक दायरा सबको नहीं रख पाओगे, तब तक संभव नहीं है। क्योंकि आदमी चुनौती को सामना करता है तो समस्या को भूल जाता है, और जब चुनौती स्वीकार करने पर समस्या जाती है तो समस्या का स्वरूप देते हैं। बेसिकली समस्या नहीं होती है, उस समय चुनौती सूझी हुई एक समस्या होती है। संजय सर, मेरा एक सवाल है जी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर आज तक जो प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं, लेकिन फिर भी आज भी असफलता मिल रही है। इसका क्या कारण है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका प्रासंगिक क्वेश्चन है, और तुम्हारे प्रदेश में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं आज़ादी के पहले का इतिहास और आज़ादी के बाद का, तो आज़ादी के पहले का इतिहास तो बहुत विकट था। उससे पहचानने की जरूरत नहीं किसी को। दरअसल भी आपका वो जो हिस्टोरिकल जो इतिहास हम पढ़ते हैं, उस इतिहास से थोड़ा सा हटकर और दूसरे इतिहास में पढ़े होंगे, तो सभी लोगों को दिमाग में जहन में बातें होगी कि क्या समस्याएं थी। लेकिन अगर हम आज़ादी के बाद के तो जब भाई जैसे लोग समाज सुधारक जिम्मा उठाया था समाज की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, ऐसी बहुत महान शख्सियत पर्सनालिटी थी। तो हम जब देखते हैं कि जितने भी आयोग बनते हैं, क्योंकि बेसिकली कोई अधिनियम होता है तो उसको, क्योंकि हम बात किसकी मानते हैं, विचार सब अच्छे होते हैं, सिद्धांत सबके अच्छे होते हैं, लेकिन फॉलो किसके किए जाते हैं? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पावर्टी के साथ होते हैं, माइंड पावर जिनके पास होता है। अगर मान लीजिए कोई नीति हम बनती है, तो अगर आप गांव में किसी बताएंगे एक फार्मल व्यक्ति जैसे, तो कोई नहीं मानेगा। अगर वही व्यक्ति के पास किसी का टैग लगा हुआ है तो मानेगा, तो उसकी बातें मान लीजिए। आप थोड़ा सा अपने आप की तरफ आते हैं, तो जब आयोग पहला आयोग बनता है राधा आयोग, तो उसमें केंद्रीय शिक्षा या फिर छोटी क्लासों की शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया था। उसके जब आगे उत्तरोत्तर जब बढ़ते हैं तो राधा उसका आपका दारिया आता में, उसको भी बहुत ज़्यादा मामले को संज्ञान नहीं किया गया। तो उन्होंने कहा कि जनरल और आपका बेसिक प्राइमरी एरिया उन्होंने कोई जस्टिफाइड नहीं किया था, उसका कोई स्थान चिन्हित कर पाया। लेकिन और जब कोठारी आयोग आते हैं, जब कोठारी आयोग पूरे लेते हैं, नहीं ये प्राइमरी एजुकेशन है, थोड़ा सा भिन्न है एक जनरल एजुकेशन से, तब उन्होंने एक समग्रित एक समन्वित प्लान बनाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि एकीकृत एजुकेशन पॉलिसी लानी चाहिए, जिससे कि क्योंकि तफावत का कारण क्या है कि उनके पास पोषण की आवश्यकता नहीं है, उसके खाने पीने की आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हो पा रही, जिसके कारण वो विद्यालय में टिक नहीं पा रहे हैं। ये सारे अधिनियम के अकॉर्डिंग तो उनको हम लेकर चले आ रहे हैं। जो क्या 2020 में आप देखोगे वहाँ भी दिखाई देगा कि जब हम कहते हैं कि हर भाषाओं को जो कि भारतीय भाषाओं को ट्रांसलेट करने का एक गया कि उसको भी ट्रांसलेट किया जाए, क्योंकि जो भारतीय में जन्मा हुआ व्यक्ति है वो भी चाहता है हमको भी उच्च शिक्षा प्राप्त हो, बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक। अब बात करते हैं मदर टंग की बात करते हैं, तो मदर टंग लाने का मतलब यही उचित है कि जो छोटा अभी भी है उसको प्रमोट करने की बात की जा रही है। लेकिन सारे चीजें तो हैं, लेकिन ऊपर तक चले जाते हैं, लेकिन सबका एक कैलकुलेशन डाल के आपके सामने या हम लोग देख पाते हैं, इसका जो मूल्यांकन होना चाहिए वो मूल्यांकन नहीं हो पाता है। क्योंकि जो भी एक प्रक्रिया बनी हुई, जैसे बेसिक की आप बात करते हैं, तो बेसिक के लिए जो कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक स्तर से आज तक उन्होंने जितने भी आंगनबाड़ी स्कूल या प्राइमरी स्कूल हैं, कोई ऐसी प्लानिंग या फिर कोई कमेटी नहीं बनाई गई है, या फिर कोई सरकारें द्वारा बनाई गई है, न किसी आयोग द्वारा ये की गई है कि जो चीजें समस्याएं पहले थी क्या उसमें कुछ उचित समाधान हुआ है जो तो हम देने जा रहे हैं। ऐसी कोई प्लानिंग नहीं हुई। लेकिन इसके लिए बस यही एक उपाय है कि आप समय समय उसकी मॉनिटरिंग करना, उसको नियंत्रित करना जरूरी है। क्योंकि नियंत्रित तो कर रहे हैं, देख रहे हैं नियंत्रित तो है, लेकिन उस मॉनिटरिंग एक बहुत अच्छी संस्था द्वारा कराना चाहिए, जो लोगों को वास्तविक रूप से दिखे
जैसे हम लोग चिन्हित कर पाते हैं, हमने किसी शहर को गंदा शहर तो स्वच्छ शहर की ओर आगे प्रमोट किया, तो कहीं कहीं जो चीजें वहाँ से तो हम लोग देख पाते हैं, वो हम लोगों ने समाज के बहुत ही बुद्धिजीवी को तो समझ सकते हैं वास्तविक रूप से। तो वो चीजें प्राइमरी एजुकेशन की बात होती है, तो वो चीजें वो झलकनी चाहिए, व्यक्ति के निगाह में आनी चाहिए कि हाँ उसका वास्तविक मूल्यांकन हो रहा है, तभी परिवर्तित हो पाएगा। तो जिस उसके लिए आप क्वेश्चन पूछना है कि प्रमोट हो तो वर्तमान कैसे अमूर्त परिवर्तन आए, तभी संभव है। और उसके साथ ही साथ प्रत्येक छात्र उसकी डेडिकेटेड, उसकी प्रतिबद्धता, उसकी भावना वास्तविक कार्य के लिए जो उसको नियुक्त किया गया उसमें भी होनी चाहिए। बाकी बहानाबाजी तो बहुत है, लेकिन वास्तविकता क्या उसको थोड़ा सा रूबरू होने की जरूरत है। सर थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप कुछ मैं हो गया होगा आपका क्वेश्चन का समाधान। सर मैं आपकी बात में थोड़ा एक लाइन जोड़ना चाहूँगी। सर जैसे कि अगर सरकार टाइट रहे, जैसे ये देखिए एक गाय वाला मामला है, उसमें सरकार टाइट है, कसाई खाने में वो नहीं जा रहे। वही तो सरकार भी टाइट होना है, हमको टाइट होना है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, मजहब आधार पे, उस पे उठ के हम लोगों को सरकार को टाइट नहीं करना है। सरकार का एजेंडा हर साल में आना, नीति बदलना है, उनका तो काम ही यही है, हम आपको होना है। सुनिए तो सर, अगर वही सरकार इन सब मुद्दों पे आए कि हमें पोषण किस ढंग से करना है, शिक्षा किस ढंग से करना है, इसमें अगर टाइट हो जाए तो देश सुधर जाए, बहुत बढ़िया। जो भी सरकार बन रही है A to Z जो भी, उसका मेन मुद्दा जो है इससे हट रहा है, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। तो यही चीज जब कर देंगे तो जो बेवकूफ बनाने वाला फंडा 5 साल बाद खत्म हो जाएगा, 5 साल के लिए कौन सी समस्या आएगी, तो समाधान आपका उचित हो जाएगा ना। वो तो यही चाहते हैं कि आप सर लेकिन ऐसा हो जाता है जैसे जो अच्छे देश है जहाँ पे शिक्षा का महत्व, स्वास्थ्य का महत्व है, वहाँ पर भी चुनाव होते हैं, वहाँ पर भी हारता है व्यक्ति, जीतता है व्यक्ति, तो हो जाए। लेकिन अपने यहाँ कोई अग्रणी भूमिका, जैसे इसीलिए मैंने उस दिन राजनीति शब्द का वो किया था कि राजनीति बहुत अच्छी चीज है, राजनीति में बस अगर अच्छे अच्छे लोग आ जाए तो हमारे देश का चेहरा बदल जाए। लेकिन अब जो है चल रहा है इसमें मैं हाँ बोलो। यस मैं कहूँगा कि इंद्रेश सर ने जैसे कहते हैं कि आज़ादी के अब तक भी तो सुधार नहीं हो पाया, तो हम कहना चाहेंगे कि भारत विविधताओं का देश है और प्रत्येक व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा अलग अलग है, तो उनका शिक्षा का स्तर अलग अलग है। तो जब जीवन प्रत्याशा अलग है, शिक्षा का स्तर अलग है, तो सोचने विचारने का क्षमता भी अलग है। अब कुछ लोग चाहते हैं कि हम इंटेलेक्चुअल क्लास पा करके मतलब बौद्धिक विकास कर ले और आत्मसिद्धि की आवश्यकता तक चले जाए। कुछ लोग मतलब जितना मिलता है उनको उसी में खुश रहते हैं। कुछ लोगों को मतलब ये चोरी या फिर मतलब बैड हैबिट के लेकर के आगे बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कुछ में मतलब सेंट का गुण पाया जाता है। तो विविधता जहाँ पे है समाज में, वहाँ पर मतलब एक ही बार हम चाहेंगे कि उच्च स्तर की अभिलाषाएं पूर्ण हो जाए, जो भी थिंकर चाहे हैं वो ऐसा हो जाए, तो वैसा नहीं हो पाता है। थिंकर जैसा कि हर वर्ग के लिए मतलब कि उन्होंने हर वर्ग के बच्चों के लिए विचार इस स्तर का सोच का विकास बिल्कुल अधिक हुआ है। ये संजय सर, एक प्रश्न और मेरा है कि जो ये जीजू भाई बधेका का दीवा स्वप्न जो पुस्तक थी, इस पुस्तक के माध्यम से ये क्या संदेश देना चाहते थे? क्योंकि इस पुस्तक पर इन्होंने ज़्यादा मतलब ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, इस पर अपने विचार तो अभी बातें बताया तो था हमने कि दीवा स्वप्न के माध्यम से एक काल्पनिक कहानी इन्होंने रचित किया था कि एक विद्यालय का स्वरूप कैसा हो, उस विद्यालय के साथ साथ उसमें जो अध्यापक नियुक्त हों उनका क्या दायित्व होना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने दीवा स्वप्न देखा था कि उस तरीके वही उसको आज वर्तमान में उतरना चाह रहे थे कि एक विद्यालय का वातावरण जहाँ कौतूहल से दूर होना चाहिए, प्रकृति की गोद में हो, वहाँ की जो भी शिक्षा विद्या हो बाल केंद्रित होनी चाहिए, बालकों को प्राथमिक पे रखना चाहिए, शिक्षा का जो स्थान हो गौड़ होना चाहिए, साथ साथ पाठ्यक्रम ऐसे होने चाहिए जो बच्चे के वास्तविक संज्ञान से संबंधित होना चाहिए, जो वहाँ का वातावरण हो बहुत अनुशासनहीन हो, अनुशासन से दंडात्मक तरीके से ना होना चाहिए।
अध्यापक को दायित्व होना चाहिए, उसे अपने कर्तव्य परायणता से एकदम तटस्थ होना चाहिए। उसमें किसी तरीके से ऐसे द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, जाति के आधार धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए था। प्रजातांत्रिक स्वरूप तरीके से एक अध्यापक का स्वरूप विद्यालय में होना चाहिए। क्योंकि आप जैसे एक आधुनिक समाज का, फिर या फिर एक आधुनिक राष्ट्र का, एक आधुनिक अपने व्यक्तित्व का, एक आधुनिक अपने समाज की जो कल्पना करते हैं, एक आधुनिक विद्यालय की जो कल्पना अपना करते हैं, उस सारी कल्पना दिवसों में उनकी निहित थी। आप ऐसे समझ लीजिए। बेहतर से बेहतर जो आप परिणाम देखना चाहते थे कि हम ऐसे हो जाएं, हमारी जो सब जरूरत सारी फुलफिल हो जाएं, वो किस तरीके से हो, एकदम व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए। उसमें किसी तरीके कोई असुविधा न होने पाए, किसी का कोई हस्तक्षेप न हो, स्वतंत्र रूप से अपने बातें रख के स्वतंत्र रूप से हम चल सकें, वो सारी चीजें दिवस में समाहित थी। ठीक है इंद्र जी? हाँ ठीक ओके। है सर। ओके अब टाइम हो रहा है, तो अब जो भी जो मैं का था आप लोग पढ़ चुके हो। और भी बुक्स कम से कम मिलती हैं, लेकिन फिर भी आप लोग बुक्स में और भी इनके बारे में पढ़ सकते हो। दिवा स्वप्न जैसी पुस्तक है, तो आप उसका विशेष अध्ययन भी कर सकते हो, आपको बहुत जगह मिल जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग कल के लिए देखते हैं, कल कौन सा टॉपिक का प्रेजेंटेशन करना चाहोगे। हाँ आप लोग बोलिएगा। जो आपके इंडियन फिलासफर में बचे हैं, महात्मा गांधी आपके हैं, श्री अरविंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर और जय कृष्ण मूर्ति, इनमें से आप लोग बताइएगा कौन सा होगा करना चाहेंगे। जय कृष्ण मूर्ति किसके पास है? सर मेरा है नंदिनी तिवारी। अच्छा अच्छा, तो आपका कितना रेडी है? सर मेरा रेडी है, मैं कर दूंगी कल। अच्छा ठीक है, क्योंकि गैप नहीं होना चाहिए, समस्याएं फिर आ जाती थैंक हैं। यू। ठीक है, तो आप नंदिनी तिवारी आप रेडी रहिएगा जय कृष्ण मूर्ति से रिलेटेड। ये भी एक टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब हम लोग अभी हम लोग कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंदो, महात्मा गांधी, इन सब की ओर अधिक से अधिक भागते हैं, लेकिन जय कृष्ण मूर्ति, गिज्जू भाई हाँ जैसे जैसे दार्शनिक हैं, इनको भी हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। मतलब इनको एक दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं, इनका ज़्यादा अध्ययन हम लोग नहीं करते। लेकिन जब आप पढ़ोगे जय कृष्ण मूर्ति, गिज्जू भाई, इनका भी शिक्षा में बहुत अधिक महत्व है, बहुत अधिक इन्होंने शिक्षा के लिए किया है, तो उनका भी बराबर का हक है। उस जैसे स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उनका भी एक प्रकार से बहुत ही मूलभूत आवश्यकता है। इसलिए हम इसको पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ना इसको है। और आप लोग भी अलग से बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो कल जय कृष्ण मूर्ति के बारे में ही अध्ययन करेंगे, और उसके बाद में जो भी शेष बचे हैं आपके, वो सब रेडी रहिएगा। बहुत समय हो गया, आप लोग कर सकते हो। काफ़ी देर से आपको डिस्ट्रीब्यूट टॉपिक हुए हैं, काफ़ी पढ़ चुके हो, पीपीटी से बनाया भी हो, बने भी होंगे। तो अब गैप मत होना चाहिए आप लोगों को। जो भी बचे हुए हैं आपके, फिर इसके बाद में 3 फिलासफर 4 बचेंगे, वो भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ओके, क्लास को आज ओवर करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर।